हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर चैनल विश्वित क्लासेस। तो विश्वित क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेकर आए हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए चार्जन लगाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट प्रश्न के सीरीज हम लोग देंगे आपको, है ना। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट किया जाए सेशन को। तो सबसे पहले माँ शारदे को याद कर लिया जाए, लक्ष्मी जी भी हैं। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं, गणेश जी भी हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है। तो शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आप ऑप्शन को देखिए और आंसर को सोचिए क्या हो सकता है। क्या राजगुरु को कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है, या उधम सिंह को कहा जाता है, या लाला लाजपत राय को कहा जाता है। कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका कमेंट करें राइट आंसर क्या होने वाला है शेरे पंजाब के नाम से। तो आपको बता दें, इसमें दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक महाराजा रंजीत सिंह का भी नाम आता है, और दूसरा जो है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय का भी आता है ना। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा, शेर सिंह के नाम से। इनको भी पंजाब शेर के नाम से जाना जाता है ना। तो बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन को। दोनों व्यक्तियों अपने आप में खास हैं। तो दोस्तों, आज के अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो आज का अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो पहला को सेकंड क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? क्या राजगोपालचारी हैं, सुरेंद्रनाथ हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, बी आर अम्बेडकर हैं? क्या आंसर होगा इसका राइट आंसर? तो आपको बता दिया जाए, इसका सही जवाब जो है दोस्तों, राजगोपाल या सी राजगोपालचारी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ऋग संहिता का 9वां मंडल जो पूर्णतः किसको समर्पित है? क्या इंद्र और उनके हाथी के लिए समर्पित है, उर्वशी और स्वर्ग के लिए समर्पित है, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवता गणों के लिए संबंधित है, या सोम और इस पे पर नामांकित देवताओं के लिए ये समर्पित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझे फ्राग से आंसर बताने का प्रयास किया जाए दोस्तों। तो बिल्कुल मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाए क्या, आप लोग सही जा रहे हैं, ऑप्शन डी के साथ जो जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं ना। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, पढ़ सकते हैं, यहाँ पर जानकारी लीजिए थोड़ा सा। टोटल ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो बिल्कुल बोलिएगा 10 मंडल हैं। और 9वें मंडल के जो 9वां मंडल होता है उसके सभी 114 मंत्र जो हैं सोम देवता को समर्पित है। याद रखिएगा, सोम देवता को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य, याद रखिएगा, सोम जो है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, है ना। इसके अलावा बात किया जाए, अगर एग्जाम में चर्चा करें, तो 10वें जो ऋग्वेद के 10वें मंडल वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इक्वेशन दिखा जाता है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि जो 10वें मंडल है ऋग्वेद के, उसमें किसका उल्लेख या वर्णन है? तो याद रखिएगा 4 वर्णों का उल्लेख है ना। वर्ण तो आप लोग सुने होंगे लो, बिल्कुल सुने होंगे लो। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1935 के चुनाव के बाद 11 में से 2 केवल प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे, तो कौन थे? ऑप्शन देख सकते हैं, ए बी सी और डी। इस चारों में से क्या आंसर होगा? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें पंजाब के कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान में पड़ता है। बंगाल भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जो यहाँ से भी पाकिस्तान के कुछ अंश या नामकरण में इशू था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए और बंगाल और पंजाब आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और जवाब दीजिए। क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, 100% श्योर रही है। तो सिक्के जारी करने वाला जो पहला शासक था वो भी गुप्त शासक कौन था?
तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। क्या श्रीगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त थे या चंद्रगुप्त द्वितीय थे? इसका जवाब ढूंढिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो आपने बहुत लोग कंफ्यूज होंगे बी ऑप्शन और डी ऑप्शन को लेकर कि चंद्रगुप्त प्रथम होंगे या चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं, सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे लो आप लोग प्राचीन इतिहास में, और पूछ रहा है कि यह किस युग में पड़ता है। थोड़ा सा इसके डिटेल हमको मीन्स हमें जान लेना चाहिए, इसको डिटेल में क्या क्या बातें हैं, उसका बाद उसके बाद आप लोग आंसर ऑटोमेटिक बता दीजिएगा। तो गौर फरमाइएगा ज़रा यहाँ पे सभी लोग। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड जो है प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, या प्रागैतिहासिक कालखंड के नाम से जानते हैं। भारतीय इतिहास में इसका समय की बात किया जाए तो 25 BC से लेकर 600 BC तक का कालखंड जो था आधे ऐतिहासिक काल माना गया है। और आपको बता दें कि सैंधव सभ्यता जो थी आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन की कला का ज्ञान है। तो अर्थात करेंगे तो यहाँ पर लिखने की कला ज्ञान है, परंतु इससे पढ़ा नहीं जा सकता। मैंने लिखते तो थे लेकिन ऐसे लिखते थे कि इससे पढ़ना मुश्किल था। तो याद रखिएगा। तो अब मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग बताने में सक्षम होंगे, तो बिल्कुल बताने का प्रयास कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर से एक बार आपको दिखाया जाए, क्या आंसर होगा इसका। तो याद रखिएगा, इसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना जो कब हुई थी? तो दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है इसमें, याद रख लीजिएगा। अगस्त 1995 की बात आती है, 1995 की बात आती है ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना कब हुई थी? आपको याद होगा बंगाल में जो 1905 में कर्जन के शासनकाल में बंगाल का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हो जाती है। कहाँ हो जाती है? ढाका में हो जाती है। इस बात को दिमाग में सेव कर लीजिएगा। पूछ देगा कि कहाँ हुई थी, तो ढाका में हुई थी। एक शहर है, ध्यान दीजिएगा, दयोडो, वह कहाँ स्थित है पूछ रहा है। यानी कुबलाई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर दयोडो कहाँ है? क्या समंदरकंद में है, बीजिंग में है, उलन बटोर में है, या आलमा आता में है? तो याद रखिएगा, चीन की राजधानी जो है बीजिंग में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बीपीएससी एग्जाम वाले पूछा भी गया है। गायत्री मंत्र जो होता है किस पुस्तक में मिलता है? क्या उपनिषद में मिलता है, भगवत गीता में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, या ऋग्वेद में मिलता है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको बता दें। हालांकि आंसर आप अच्छी तरह जानते हो, ऑप्शन सी होना चाहिए, होना क्या 100% है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा बताएं आपको, जहाँ से एक नहीं अनेक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो याद रखिएगा, गायत्री मंत्र के बारे में बात हो रही तो ऋग्वेद में ये उल्लेखित है। इसके रचनाकार कोई और नहीं, विश्वामित्र हैं। और आपको पता है विश्वामित्र के बारे में, ये बक्सर जो जिला है बिहार में, इनका आश्रम वहीं पे था, वहीं पे इन्होंने ध्यान भी लगाया था। तो इस बहुत सारी बातें आप जानने को मौका मिला आगे चलकर। तो बस इतना याद रखिए, गायत्री मंत्र का जो है ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? तृतीय मंडल मिलता है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल है, और 10वां मंडल जो वर्णों का उल्लेख है। और हम लोग 9वें मंडल के बारे में देखे थे, तो सोम देवता और उसके उनके पेय पदार्थों के बारे में वर्णन है। चलिए दोस्तों, तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि उत्तर से दक्षिण, बिहार के मैप की बात कर रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण कि इसकी टोटल कितनी
लंबाई या चौड़ाई है? तो याद रखिएगा 345। अगर पूछा जाए पश्चिम से, अगर पूछा जाए पूर्व कितनी इसकी लंबाई है, तो याद रखिएगा 843 किलोमीटर है। दूसरी बात, नॉर्थ यानी उत्तर में, उत्तर की बात किया जाए तो नेपाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण की बात किया जाए झारखंड है, और पूर्व में तो आप देख ही रहे हो पश्चिम बंगाल है। ये सारी डेटा आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत ही खास यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल करें, लाइक करें, शेयर करें, और किस टॉपिक पर आप क्लास करना चाहते हो उसके ज़रूर कमेंट कर बताएं, उस पर जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और देख सकते हो 2020 के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इसका आंसर कोई और नहीं थे, महर्षि कर्णाद, और के बारे में सुने ही होंगे। इनके प्रवर्तक कोई और नहीं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण जो है अणु से हुआ है। तो क्वेश्चन ये है किसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें कोई शक नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो याद रखिएगा जितने भी ऑप्शन है, देखिए 2022 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो याद रखिए गुजरात में एक सबसे बड़ा बंदरगाह है, और उस बंदरगाह का नाम लोथल है। तो लोथल के बारे में ही पूछ रहा था। तो आज के अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सत्र में पूछा हुआ है, बीपीएससी से तरह फिर एग्जाम में लिए क्वेश्चन एराइज किया गया है। तो याद रखिएगा पक्की ईंट से बनी इमारत, पक्की ईंट से बनी इमारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बातें आपको डेटा समझ लेना चाहिए। तो आपको बता दें यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसकी विशेषता क्या है। पक्की ईंटों की बनी हुई है, जिसमें जिप्सम तथा मोटर्स द्वारा जोड़ा गया है। तो इन जो मोटार्स द्वारा जोड़ा गया है, तो इनकी जो दीवारें हैं इसमें बहुत सारी चर्चा। विशाल स्नानघर की प्रमुख विशेषताएं भी याद रख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए कितने बार क्वेश्चन टच किया गया एग्जाम में, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, है ना। तो चलिए इसकी चर्चा किया जाए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या कुंडग्राम में होगा, पाटलिपुत्र में होगा, मगध में होगा, या वैशाली में होगा? क्या आंसर हो सकता है इसका? तो चलिए इसके बारे में कुछ डेटा हम लोग को इकट्ठा करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ डेटा नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको बताते चले। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो याद होना चाहिए आपको, महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म से बिलोंग करते थे। इनका जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। देख सकते हैं एग्ज़ाम में कितने बार क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत ही खास, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। मैं और कुछ डेटा आप लोगों को देना चाहूँगा जो इस क्वेश्चन से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों बता दें आपको, जैन धर्म जो है इसके जो संस्थापक हैं ऋषभदेव हैं, लेकिन कहा जाता है, माना भी गया है कि जो वास्तविक संस्थापक थे तो कोई और नहीं बल्कि महावीर स्वामी थे ही, है ना। अगर बात करें, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो महावीर स्वामी थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा ये 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे, अंतिम तीर्थंकर थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह की बात किया जाए तो वह सिंह था। इसके अलावा बात किया जाए महावीर स्वामी के बारे में, तो 540 कितने जी 540 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। इसके अलावा इनके जो पप्पा थे सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल के सरदार हुआ करते थे। और आपको बता दें कि माता त्रिशिला जो थी लिच्छवी राजा के चेटा की बहन थी, है ना। और बता दें महावीर स्वामी की जो वाइफ थी यशोदा,
जिनसे इनका एक पुत्र था, आई मीन से एक पुत्री था, आई मीन था नहीं सॉरी थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। और एक और डेटा याद रख लीजिएगा, महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो था वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था। इस चीज़ को, सारी चीज़ों को याद रखिए। और साथ ही में आपको बता दें कि अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वह संन्यास जीवन के लिए निकल पड़े। और 12 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद, तपस्या के बाद इनको रिजुपालिका नदी के तट पे इनको जाकर क्या होता है, साल वृक्ष जो था, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। और इनके बाद बहुत सारी लाइफ इनकी चेंजेस होती है। इनके समय में बहुत सी नीतियाँ भी आपको देखने को मिलता है इनके समय के बाद। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपके लिए खास होगा। इतना डेटा काफ़ी है आप लोग के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम ऑलरेडी देखे थे। कह रहा है प्रसिद्ध 10 राग के युद्ध किस नदी पे हुआ था। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इतिहास में कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो क्या गंगा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र प्रोशनी नदी थी? क्या आंसर इसका होगा, राइट आंसर? तो थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं कि क्या डेटा है इस क्वेश्चन के बारे में, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो 10 राग युद्ध था, 10 राजाओं का युद्ध था जो प्रोशनी नदी के तट पर हुआ था। और याद रखिएगा, प्रोशनी नदी जो थी उसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से हम लोग जाना जाता है, जिसमें जो राधा इसका राइट सुदास जो आंसर हो थे, जाएगा बाल इन गंगाधर 10 तिलक राजाओं ने के इस बात संग को को, यानी कहा था, अकेले जो हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध सुदास जो अधिकार है। थे, अकेले जो हैं इन 10 राजाओं को हराए थे। और ये युद्ध जो है प्रोशनी यानी रावी नदी के तट पे हुई थी। और आपको बता दें, तो ये सारी डेटा आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही खास है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के अगले क्वेश्चन को थोड़ा हम देखते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही खास होगा। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं। आइए, एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 1857 में जो क्रांति हुई थी, नाना साहब जो ने विद्रोह किया था वह कहाँ से किया था? तो क्या कानपुर से थे, लखनऊ से थे, आरा से थे, दिल्ली से थे? वो कहाँ से विद्रोह किए थे? तो इसका राइट आंसर बहुत ही ज़बरदस्त आंसर हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्या डलहौजी थे, वेलिजली थे, या कैनिंग थे, या लॉर्ड जेस्टिंग थे? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल याद रखिएगा, कैनिंग की बात हो रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग, है ना। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन देख लिए थे दोस्तों, लाइक से रुकना ही चाहिए, है ना। और आपको इसी प्रकार हर एक विषय का जीएस का भी कंटेंट आपको इसके बाद मिलने वाला है। और मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स देने वाला हूँ इसी के माध्यम से, जो पॉलिटी का होगा, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कैल्कोलिथिक युग की चर्चा हुई है। इस युग को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये है, क्या पूरा पाषाण है, नवपाषाण या ताम्रपाषाण युग या लौ युग है? ये भी बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास किया जाए, है ना। तो दोस्तों बता दें आपको, ताम्रपाषाण युग, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज ये अगले क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि जोते हुए खेतों का निशान कहाँ मिलता है? जोते हुए खेतों का निशान कहाँ मिलता है? तो बिल्कुल बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? कालीबंगा होना चाहिए, मोहनजोदड़ो होना चाहिए, धौलावीरा होना चाहिए, लोथल होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए, बताने का प्रयास किया जाए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डेटा को और डिटेल से समझा जाए। तो यहाँ पर शायद ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको समझ लो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, है ना। क्या आंसर हो जाएगा? कालीबंगा। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है, देख सकते हैं जो हड़प्पा स्थल था टेराकोटा, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? यानी टेराकोटा जो है, टेराकोटा का हल है, वह कहाँ से प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन ये कहना चाहता है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था? तो क्या धोलावीरा हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, बनावली हो जाएगा या लोथल हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हरियाणा के फतेहपुर ज़िले में, फतेहपुर में कह रहा हूँ, हरियाणा के जो फतेहाबाद ज़िला है उसी में स्थित जो बरनौली से ही टेराकोटा हल का
प्राप्त हुआ था। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अभी हम लोग चर्चा की थी गुजरात में क्या मिलेगा, लोथल मिलेगा, इसमें कोई बात शक नहीं है। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कार्य 1857 का जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह हुआ था, सबसे पहले कहाँ से आरंभ हुआ था? तो याद होगा मेरठ से हुआ था, है ना। तो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपके लिए बहुत ही खास है, बताने का प्रयास कीजिए। यदि मैं 12 वर्ष के लिए सम्राट होता तो कोई भारतीय राजा शेष नहीं होता। ये किसी ने इस बात को कहा है कि मैं 12 वर्ष के लिए सम्राट होता, कहाँ? भारत में, तो कोई भारतीय राजा शेष नहीं बचता। ये बात किसने कहा था? तो इस बात को चार्ल्स नेपियर ने कहा था। इस चीज़ को याद रखना है। झांसी पर पुनः अधिकार जमाने वाला अंग्रेज़ कौन था? तो सर ह्यूज रोज थे। और इन्होंने ही कहा था कि भाई झांसी में कोई मर्द है, अमिस कहने का अर्थ है मर्दों की तरह लड़ने वाला कोई इंसान है तो वो है रानी लक्ष्मीबाई। क्योंकि बेचारे इनको लगा कि झांसी पर जाकर हम अधिकार फिर जमा लेंगे, लेकिन टक्कर मुँह तो जवाब देने वाली झांसी की रानी थी, है ना। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व की सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी थी? सबसे कमज़ोर बादशाह कौन था या सबसे कमज़ोर शासक कौन था? तो बताने का प्रयास कीजिए। क्या बहादुर शाह था, कुंवर सिंह थे, नाना साहब थे या अजीमुल्लाह खां थे? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा बहादुर शाह थे। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है, ये कथन किसका था? तो चलिए एक और सुंदर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसका जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। क्या आंसर हो जाएगा? तो चार्ल्स नेपियर का था ये कथन, है ना, याद रखिएगा। भारतीय सैनिक को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक की संज्ञा देने वाला था कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर एडवर्ड्स थे। अब कह रहे संपूर्ण भारत को सत्ता प्राप्त हुआ था, यानी संपूर्ण भारत, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण भारत अंग्रेजी सत्ता का पुनः अधिकार हुआ था। यानी अंग्रेज़ों ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा अधिकार जो है अपने हैंड में ले लिया था? क्या वो समय कौन सा था, क्या बता सकते हैं? दिसंबर 1857 था, 58 था, सितंबर 57-58 था, क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि जो 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया कि सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को, अपने शक्तियों को अपने हैंड में लिया। तो वो दिसंबर 1858 की बात थी। देखिए मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे कंटेंट बहुत ही बेस्ट हैं, ज़बरदस्त हैं, आपकी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर तो आप देख ही रहे हैं, लाइक शेयर करना नहीं चाहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कोई और नहीं बल्कि क्या डलहौजी हो सकते हैं, विलियम बेंटिंक हो सकते हैं। विलियम बेंटिंक तो प्रथम गवर्नर जनरल थे, है ना जी। तो कैनिंग को मारिए सही, कैनिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए भी क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा है, मैंने खुद इस चीज़ को नोटिस किया था। 19वीं सदी में बहावी आंदोलन जो था उसका प्रमुख केंद्र क्या था? तो आपको गेस करके बता दें क्या होगा, पटना, हैदराबाद, लखनऊ, इलाहाबाद। तो ये बहावी आंदोलन जो था ना उसमें बिहार का ही कोई जिला इसका प्रमुख केंद्र बना था। तो याद रखिएगा वो पटना की बात आ रही है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस सारे कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। चलिए तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जितना हो सके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, लिंक को शेयर करें, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।